नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय नयन आईएएस के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम सीरीज यूपीपीसीएस यूपीएससी के लिए चालू किए थे मॉडर्न इंडिया का, इसमें हमने अब पिछले वीडियो में बताया कि चार्टर एक्ट बताया कि 1773 से लेके 1813 1833 के चार्टर एक्ट में क्या प्रोविज़न था। इसके पहले हमने विलियम बेंटिक डलहौजी कि क्या कार्य रहे उसको हमने वर्णन किया। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा 1857 का विद्रोह। देखिए, 1857 के विद्रोह में हम दो भाग में लेंगे। पहले हम देखेंगे प्रीलिम्स व्यू। प्रीलिम्स व्यू में ये देखेंगे कि कई फैक्ट पूछे जाते हैं, विद्रोह कैसे हुआ, कब चालू हुआ, क्या हुआ, कौन लीडर था, किसने विद्रोह को दबाया, ये क्वेश्चन आते हैं। दूसरा भी होता है विद्रोह के कारण। तो सबसे पहले चूंकि प्रीलिम्स का सीजन चल रहा है, प्रीलिम्स यूपीपीएससी यूपीपीसीएस अन्य एग्जामों का होने वाला है, तो इसमें हम पहले देखेंगे कि प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार स्टेटमेंट यूपीपीसीएस भी दे देता है कि ये यहाँ पे थे या नहीं थे, कई बार पूछा गया है। तो इसको पहले हम देखते हैं, उसके बाद हम आते हैं मेंस के व्यू पे कि विद्रोह का कारण क्या रहा, कैसे क्या हुआ, इसको समझेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा मैं बता दूं, ये जो विद्रोह हुआ, अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह की, तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण कहा जाता है कि अंग्रेजों ने ब्राउन बैस के स्थान पे एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना चालू किया। एनफील्ड राइफल्स में कहा जाता था कि जो कवर होता था, जो हम जब यूज करते थे, जब हम गोली भरते थे, जो कवर होता था उसका कवर को मुंह से खोला जाता था भरने के लिए, और कहते हैं कि वो गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ था। क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ये धर्म पे एक संकट है, अगर ये इसका बना हुआ तो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो ये खबर जैसे ही पहुंची कि एनफील्ड राइफल्स में से व्यक्ति का धर्म संकट में पड़ रहा, तो ये खबर सबसे पहले बंगाल में फैली। बंगाल में मंगल पांडे थे, बलिया के थे, उत्तर प्रदेश के। जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने क्या किया, इसके विरोध में कहा जाता है कि 29 मार्च को मंगल पांडे ने बाग और ह्यूसन, जो अंग्रेज अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन, इनकी हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन की 29 मार्च मंगल पांडे ने विरोध में हत्या कर दी। बाद में इनको फांसी दे दी गई। बैरकपुर में एक घटना थी बंगाल के, ये जो घटना हुई थी ये हुई थी बैरकपुर में। बैरकपुर में एक घटना हुई। जैसे ही ये खबर पहुंची, धीरे धीरे सेना की खबर ये पहुंची कहाँ, 10 मई 1857 को ये पहुंच गई खबर मेरठ में। कहा जाता है कि मेरठ में सेना ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद सेना दिल्ली पहुंची। दिल्ली में उस समय जो भारत का बादशाह था बहादुर शाह जफर, जो नाम मात्र का ही था, कहा जाता है कि लोगों ने उसको लीडर अपना बनाया। और बहादुर शाह को सहयोग करने वाला था, याद रखिएगा, बख्त खां। बख्त खां, ये पूछा जाता है दिल्ली, बहादुर शाह को सपोर्ट करने वाला था बख्त खां। कहा जाता है कि बाद में निकलसन और हडसन के द्वारा दबा दिया गया। बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया और एक तरीके से मुगल बादशाह का यहीं पे अंतिम मुगल बादशाह के रूप में इसको माना भी जाता है। कानपुर में नाना साहब, जो पेंशन को लेके परेशान थे, नाना साहब ने विद्रोह किया। इनकी सहायता किए थे तात्या टोपे ने। नाना साहब की सहायता किए थे तात्या टोपे ने। और कहा जाता है कि नाना साहब लड़ते रहे, बाद में नेपाल चले गए, फिर इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। तो एक तरीके से कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह किया था। जगदीशपुर में कुंवर थे, बिहार के आरा में जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। ये जमींदार थे और कहा जाता है कि रियल हीरो थे, लड़ते रहे। बाद में इनको भी विलियम टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। यहाँ पर भी फैजाबाद में अहमदुल्ला लीडर थे, फैजाबाद में थे अहमदुल्ला। इलाहाबाद में लियाकत अली लड़े, कर्नल नील ने इसको दबाया। और कहा जाता है बरेली में थे खान बहादुर खान, जिसको विंसेंट टायर ने दबाया। इस तरीके से ये लीडर थे, इन्होंने विद्रोह किया और विद्रोह को दबा दिया गया। एक तो पहलू हो गया, ये पूछता है, फिर से मैं बोल दूं, मंगल पांडे ने शुरुआत मंगल पांडे ने सबसे पहले इस घटना को लेकर विरोध किया। जैसे ही खबर आई, इसीलिए मेरठ को क्रांति का वो भी माना जाता है, शहर भी माना जाता है। और मेरठ से विद्रोह चालू हुआ। दिल्ली, सबसे पहले सेना दिल्ली गई। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को लीडर माना गया और बख्त खां के सहयोग से विद्रोह हुआ। फिर ये खबर कानपुर, फिर इसी प्रकार अवध में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके लखनऊ में अगर बात करें तो ये थी बेगम हजरत महल ने अपने लड़के ब्रिजेश कादिर के नाम पे विद्रोह कर दिया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने
बिरजिस कादिर के नाम पे विद्रोह कर दिया। ये भी लड़ती रहीं, बाद में कहा जाता है कि ये भी नेपाल भाग गई और विद्रोह को दबा दिया गया। तो इस तरीके से विद्रोह हुआ। कहा जाता है पहली बार अगर हम बात करें तो बक्सर के युद्ध के बाद पहली बार संगठित रूप में बड़े लेवल में विद्रोह हुआ। सबके अपने अपने कारण थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया, झांसी की रानी ने विद्रोह किया। इस प्रकार अलग अलग जगहों पे विद्रोह हुआ। फिर से जो लीडर कई बार पूछता है, कानपुर में कौन थे? नाना साहब थे। अवध में कौन थी? बेगम हजरत महल बिरजिस कादिर के नाम पे की। दिल्ली में बहादुर शाह जफर बख्त खां के सहयोग से हुआ। इसके अलावा फैजाबाद में अहमदुल्ला ने किया। उड़ीसा में उज्जवल शाही सुरेंद्र शाही ने विद्रोह किया। इस पर असम में मनीराम दत्ता ने विद्रोह किया। इस प्रकार यह विद्रोह जो है एक तरीके से उत्तर भारत के कई जगहों पे हुआ। लेकिन चूंकि अंग्रेज संगठित थे और विद्रोह में इन लोगों में कोई तारतम्यता न रही, पहले से कोई कहा जाता है प्लानिंग थी, लेकिन बड़े लेवल पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और एक तरीके से विद्रोह को धीरे धीरे अंग्रेजों ने दबा दिया। ये तो रहा फैक्ट। इसमें कुछ किताबें लिखी जाती हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, इसको एक बार जान लीजिए। एक किताब है, कहा जाता है बी.डी. सावरकर की फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। बी.डी. सावरकर की किताब है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। मैं फिर से लिख दूं, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। याद रखिएगा, पहला स्वतंत्रता संग्राम। दूसरा ग्रेट रिबेलियन रहा अशोक मेहता का। ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता का। सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 जो कहा जाता है आरसी मजूमदार का, जो कहते हैं न तो ये स्वतंत्रता संग्राम था और न ही ये राष्ट्रीय विद्रोह था, ये आरसी मजूमदार ने कहा था। दूसरा है 1857 का, एस.एन. सेन ने कहा था। 1857 एस.एन. सेन। ये किताबें रहीं जो दिमाग में रखिएगा। बी.डी. सावरकर की फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, अशोक मेहता की ग्रेट रिबेलियन, आरसी मजूमदार का सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 और एस.एन. सेन का 1857। ये किताबें हैं जो कई बार मिलाने के लिए यूपी पीसीएस यूपीएससी में पूछा जाता है। ये तो रहा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि विद्रोह का कारण क्या था। देखिए, विद्रोह के कारण में अगर हम तात्कालिक कारण की बात करें तो ये शुरू में हमें फैक्ट बताना है जरूरी इसलिए था कि जिससे एक जगह जिनको प्रीलिम्स देना हो वो एक जगह नोट कर लें, लिख लें कि ये इस पॉइंट को हमें दिमाग में रखना। जैसे पूछ देता है 2016 यूपी पीसीएस में पूछा, इलाहाबाद में लियाकत अली को लेके पूछा गया था क्वेश्चन। तो इलाहाबाद में कौन था, अवध में कौन था, दिल्ली में कौन था, बैरकपुर छावनी में 29 मार्च को किस अधिकारी की हत्या की गई थी। तो ये क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में बनता है ये दिमाग में रखना चाहिए। किताबें कौन कौन सी थी फेमस हैं। उसके बाद आता है, अगर हम देखते हैं कि कुछ जिसे कथन कारण में या कुछ कॉन्सेप्ट के रूप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 1857 के कारण की अगर हम बात करें तो ये था तात्कालिक कारण। अगर हम कहते हैं कि तात्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण था चर्बी लगा कारतूस। कहते हैं कि इसके कवर को जब हम निकालते थे मुंह से खोला जाता था और ये कवर जो होता था गाय और सुअर की चर्बी का होता था। पहले जो राइफल था उसका नाम था एनफील्ड राइफल। याद रखिएगा, एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल था। इसके पहले जो यूज होता था उसको कहते थे ब्राउन बैस। इसके पहले जो यूज होता था उसको कहते थे ब्राउन बैस। इसके जगह पे एनफील्ड राइफल्स यूज होने लगा और उसमें जो कारतूस लगाते थे उसका कवर चर्बी वाला होता था। इसी को लेके एक धर्म संकट में पड़ने लगा। चाहे हिंदू सेना का व्यक्ति हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों के धर्म पे संकट आया और यही मुद्दा विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। लेकिन दोस्तों यही एक मुद्दा नहीं था, ये इमीडिएट मुद्दा है। जैसे कहें कि हम आप किसी से बहुत लंबे समय से नाराज हैं और अचानक किसी एक बात को लेकर पूरी नाराजगी आपने उतार दिया, तो ये तो तात्कालिक कारण था लेकिन मुख्य कारण नहीं था। मुख्य कारण देखिए क्या था। अगर हम बात करें तो 1857 के विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो था अंग्रेजों की नीतियां। वो था अंग्रेजों की नीतियां। जो मुख्य कारण था अगर हम बात करें तो वो अंग्रेजों की नीतियां थी। अंग्रेजों की नीतियां अगर हम देखें तो अगर तात्कालिक देखें तो राजनीतिक नीति में देखें
तो आपको पता होगा कि डलहौजी सबसे बड़ा तात्कालिक रूप से देखें तो डलहौजी की नीतियां, डलहौजी की नीतियां, डलहौजी आपको पता होगा, हमने पिछले वीडियो में बताया था जब डलहौजी पढ़ा रहा था कि डलहौजी ने कोई भी तरीका नहीं छोड़ा विलय करने का। कहा जाता है कि अवध को कुशासन के आधार पर विलय कर लिया। कई ऐसे जो भारत की परंपरा थी गोद लेने की परंपरा, उस पर भी अंकुश लगा दिया। और सतारा, जैतपुर, झांसी, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन सब का क्या कर दिया, विलय कर लिया, केवल इसलिए कि उनके पास कोई कोई उनका लड़का नहीं था और गोद लेने की परंपरा को रोक दिया। तो एक नाराजगी बनी हुई थी डलहौजी की नीतियों से, लगातार एक आक्रोश बना हुआ था। जाहिर सी बात है कि जब दरबार टूटेगा तो उन्हें काम करने वाले लोग सभी बेरोजगार होंगे। जो सेना में लोग थे वो कौन थे, यही इन्हीं के घर के लड़के थे। तो पूरी समस्या थी। तो डलहौजी की नीतियों ने भी एक आक्रोश पैदा किया हुआ था। और कहा जाता है कि 1856 तक में डलहौजी की नीतियों से एक जबरदस्त आक्रोश बना हुआ था। और उसी आक्रोश में चिंगारी का काम करता है चर्बी वाला कारतूस। तो एक तो डलहौजी की नीतियां रही जो हमने पूरा बताया। दूसरा अगर हम बात करें पहले के देखें तो चाहे आप वेलेजली की सहायक संधि हो, वेलेजली की सहायक संधि जिस पे हमने चर्चा किया था, इसने भी क्या किया, एक तरीके से सभी राजाओं को पावरलेस कर दिया। तो केवल राजा ही पावरलेस नहीं हुए, राजा ही खत्म नहीं हुए, राजा के यहाँ दरबार में काम करने वाले लोग भी बेरोजगार हुए। और इसका एक उदाहरण मैंने आपको दिया था कि पिंडारी विद्रोह, पिंडारी कौन थे, काम करने वाले लोग थे जो मराठों के यहाँ काम करते थे, अचानक बेरोजगार हो गए और लूट मार करना चालू कर दिए। दरबार में काम करने वाले बहुत से लोग होते हैं, नाई हैं और अन्य तरह के लोग जो काम करते हैं, वो सब बेरोजगार हो गए। तो एक अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश बना हुआ था। और अचानक गलत तरीके से अगर राजा का किसी भी प्रजा के मतलब कहते हैं राजा का अगर सम्मान खत्म होगा तो प्रजा में भी आक्रोश उसको भी लेके आएगा। तो एक राजनीतिक कारण बात करें तो डलहौजी की नीतियां तो तात्कालिक रूप से पूरा आक्रोश पैदा कर दी। उसके पहले ही तो धीरे धीरे एक आक्रोश की भावना बन रही थी। चाहे वेलेजली की सहायक संधि हो, चाहे आपका बात कर दें लॉर्ड हेस्टिंग की नीतियाँ हों, इस सभी ने क्या किया, राजनीतिक रूप से भारतीयों के मन में एक आक्रोश की भावना पैदा की। और जिसका अंतिम विस्फोट होता है अगर हम बात करें तो चिंगारी क्या कहते हैं कि कारतूस की मुद्दे को लेकर पूरे के पूरे आक्रोश को निकाल दिया गया। तो एक तो राजनीतिक नीति रही जिसमें डलहौजी की नीति, वेलेजली की सहायक संधि, हेस्टिंग की नीतियां। मतलब हम अगर बात करें तो 1765 से बक्सर के युद्ध के बाद से जितनी भी पॉलिटिकल पॉलिसी एनेक्स करने की बनी, विलय करने की बनी, वो सब उस कारण था जो आक्रोश पैदा किया और जिसका परिणाम 1857 के विद्रोह में दिखाई दिया। दूसरी अगर हम बात करें राजनीतिक नीति के बाद अगर हम बात करते हैं सामाजिक नीति की, तो याद रखिएगा सामाजिक नीतियों में भी भारतीयों से भेदभाव की चालू हो गया। 1833 के बाद ईसाई धर्म के प्रचार करने की अनुमति मिल गई और इससे भी क्या हुआ, लगातार ईसाई मिशनरियाँ आगे बढ़ रही थी। इससे भी भारतीयों में भेदभाव की, भारतीयों में एक आक्रोश की भावना बन रही थी। 1850 में एक बिल आया, धार्मिक नियोक्ता अधिनियम, धार्मिक अधिनियम, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। इसमें कहा गया कि धर्म परिवर्तन के बावजूद भी आप पैतृक संपत्ति में आपका अधिकार बना रहेगा। ये भी धर्म परिवर्तन को आक्रोशित करता है, धर्म परिवर्तन को बढ़ाता है। तो इससे भी, इन कारणों से भी इनकी जो नीतियां थी। इसके बाद कुछ लोगों ने, जब अंग्रेजों ने सती प्रथा को समाप्त किया तो कुछ लोगों का मानना ये था सती प्रथा और अन्य परंपराओं पे जब आघात किया, भले ही गलत था ये, तो फिर भी कुछ लोग का मानना था जो रूढ़िवादी लोग थे कि आप कौन होते हैं सुधार करने वाले, हमारी परंपरा है, हम चाहे कुछ भी करें। तो इससे भी लोगों के दिमाग में एक आक्रोश की भावना बनी हुई थी। अंग्रेजों के सामाजिक जो नीतियों में हस्तक्षेप सामाजिक मामलों में जो हस्तक्षेप की नीति थी, इससे भी भारतीयों में एक आक्रोश की भावना बनी हुई थी जो दिखाई देता है 1857 के विद्रोह में। इसके बाद अगर हम बात करें तो आर्थिक नीति में अगर हम बात करें तो अंग्रेजों ने 3 प्रकार के आर्थिक नीति में 2 भागों में हम देखें इनकी। एक तो अंग्रेजों की भू बंदोबस्त की नीतियाँ, भू बंदोबस्त की नीतियां, जिसमें 3 इन्होंने चालू किया था। जमींदारी, जिसको हमने चर्चा किया था, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। इन तीनों ने एक तरीके से किसानों को भूमिहीन बना दिया है, गांव में असमानता पैदा होने लगी। जमींदारों में जो अभी तक किसान भूमि के मालिक होते थे, अचानक जमींदारों के अधीन आ गए।
जमींदारों का भी इतना इतना टैक्स आरोपित कर दिया गया कि जमींदार देने की भी क्षमता में नहीं रहे और जमींदार भी विद्रोह करने लगे। वो भी आक्रोश में थे, किसान भी आक्रोश में थे। रैयतवाड़ी में भी इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया कि किसान क्या करने लगे, भूमि नीलाम करने लगे कर देने के लिए। महलवाड़ी की भी वही स्थिति थी। ऐसे में इससे भी एक आक्रोश बना हुआ था। और जब किसान को समस्या होगी तो आप बताओ, किसान के लड़के ही तो सेना में काम कर रहे हैं, तो अगर घर में समस्या आएगी तो जाहिर सी बात है आक्रोश की भावना आएगी। तो इसी प्रकार व्यापारिक नीतियों ने भी एक तरीके से भारत, व्यापारिक नीतियाँ भी इनकी ऐसी 1800 के बाद, 1833 के चार्टर के बाद या 1813 के बाद एक तरीके से भारत को बाजार बनाने की कोशिश की गई। जो भारत अभी तक सूती कपड़े का निर्यात करता था, अब वहाँ से कपड़े को आयात करने लगा और कच्चे माल का निर्यात करने लगा। तो इससे भी एक आक्रोश बना हुआ था, लोग बेरोजगार हो रहे थे, समस्याएं बनी हुई थी। तो ये सभी कारण रहा। तो अगर हम एक लाइन में कहें कि 1857 के विद्रोह का भले ही तात्कालिक कारण चर्बी लगा वाला कारतूस था, लेकिन उसके पीछे अंग्रेजों की 100 साल की नीतियां थी, जो अंग्रेजों की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक नीतियां थी, उन सबका परिणाम रहा 1857 का विद्रोह। फिर से मैं एक बार बता दूं, विद्रोह सबसे पहले एक खबर बैरकपुर में आती है, मंगल पांडे के द्वारा चर्बी लगे कारतूस को लेकर विद्रोह पैदा होता है और 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर देते हैं। उनको बाद में फांसी दे दी जाती है। फिर धीरे धीरे खबर ये मेरठ तक आती है। मेरठ में सेना की टुकड़ी होती है और जैसे ही ये मेरठ में खबर आती है, पहले से ही डलहौजी की नीतियों से आक्रोश की भावना बनी हुई थी और यहीं पे तुरंत सेना क्या करती है, विद्रोह कर देती है। विद्रोह करने के बाद सेना दिल्ली जाती है। दिल्ली में अभी भी बहादुर शाह, भले ही बूढ़ा हो चुका था, उसको नेता के रूप में माना जाता है और बहादुर शाह को सहयोग करता है वक्त का। फिर जैसे ये खबर पहुँचती है, आप देखते हैं कि कानपुर में नाना साहब विद्रोह कर देते हैं। अवध में बेगम हजरत महल, कोई कुशासन के आधार पर अवध का विलय किया गया था, वो भी आक्रोशित में थी। बेगम हजरत महल विद्रोह कर देती हैं अपने लड़के बिरजिस कादिर के नाम पे। फैजाबाद में अहमदुल्ला विद्रोह कर देते हैं। झांसी की रानी, आपको पता है कि गलत तरीके से गोद लेने की परंपरा को रोक के झांसी का विलय किया था डलहौजी ने। तो इस तरीके से विद्रोह पूरे उत्तर भारत में चालू हो जाता है। लेकिन समस्या वही है कि ये विद्रोह होता जरूर है, लेकिन किसके खिलाफ होता है? एक ऐसी संस्था के खिलाफ, एक ऐसी सरकार के खिलाफ जो लगातार 100 साल से अपने को स्थापित कर चुकी है और धीरे धीरे अंग्रेज विद्रोह को दबा देते हैं। क्लियर? अब अगर कुछ लोग कहते हैं कि विद्रोह के चरित्र को लेकर कहा जाता है कि विद्रोह कुछ ये सैनिक विद्रोह था, कि ये स्वतंत्रता संग्राम था, कि यह क्या कहते हैं कि यह ऐसा कुछ भी नहीं था। तो देखिए, इसको लेके अभी भी इसके चरित्र को लेके कई प्रकार की समस्याएं हैं कि नेचर क्या था इसका विद्रोह का। लेकिन देखिए, समस्या सबसे बड़ी ये है कि विद्रोह के पहले भी अंग्रेज शासन में रहे और विद्रोह के बाद भी अंग्रेज शासन में रहे। तो सही तथ्य जाहिर सी बात है उनके ऊपर था, सही तथ्य क्लियर नहीं होता। फिर भी अगर देखें तो जो अंग्रेजी समर्थक व्यू के हैं, जैसे जॉन लॉरेंस और सीले, ये कहते हैं कि यह एक सैनिक विद्रोह था। मतलब सेना ही केवल असंतुष्ट हुई और विद्रोह सेनाओं के कुछ असंतुष्ट सैनिकों का विद्रोह था। लेकिन अगर दोस्तों देखें तो ये केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, क्योंकि हाँ, ये सही है कि इसमें सैनिकों ने भाग लिया, लेकिन केवल सैनिकों ने भाग नहीं लिया। और अगर दूसरी बात कि सभी सैनिकों ने, यहाँ तक कि गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट ने विद्रोह को दबाने में भाग लिया। दक्षिण में सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया। तो सभी सैनिकों ने विद्रोह में भाग भी नहीं लिया और कुछ सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह को दबाने में भी भाग लिया। तो ऐसे में इसको केवल सैनिक विद्रोह नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये उन किसानों, जमींदारों, अन्य लोगों के था विद्रोह था जिनका शोषण अंग्रेजों ने किया था, जो अंग्रेजों की नीतियों से परेशान थे, उनका विद्रोह था। इसके अलावा ये माना जाता है कि ये स्वतंत्रता संग्राम था कि नहीं, ये विद्रोह, ये राष्ट्रीय विद्रोह था कि नहीं था, इसको भी लेके विवाद है। लेकिन अगर हम बात करें, देखें तो भले ही राष्ट्रीयता की अवधारणा नहीं आती पहले, क्योंकि सब लोग झांसी, अब हम झांसी की चाहिए, कोई अपने अपने कारणों से विद्रोह में लोगों ने शामिल हुआ। लेकिन इनडायरेक्टली पहली बार सभी लोग मिलके एक साथ अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। तो इनडायरेक्टली हम अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता के बीच बो दी गई थी और जिसका परिणाम हमें आगे धीरे धीरे दिखाई देता है। भले ही प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीयता न दिखाई दे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसकी बीज कहीं न कहीं 1857 के विद्रोह में दिखाई देता है, जो आगे हमें आज भी प्रेरणा देता है कि पहली बार संगठित होकर, भले ही छोटे लेवल पर था, विद्रोह तो हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े तो लोग। तो ये इसकी खूबसूरती है और ये हमें आज भी मोटिवेट करता है 1857 का विद्रोह। अब आता है विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। अगर विद्रोह के हम परिणाम की बात करें तो सबसे बड़ा परिणाम हुआ विद्रोह का
पहला जो परिणाम हुआ हमारा विद्रोह का वो हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत पर शासन नहीं करेगी, उसके जगह क्राउन का शासन भारत में चालू हो गया। अब हम सीधे क्राउन के अधीन हो गई, भारत की जनता का राजा क्राउन हो गया, ब्रिटेन का राजा हो गया। और जो गवर्नर जनरल था अब उसको वाइसराय कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा। और वाइसराय क्राउन का सीधा प्रतिनिधि हो गया, वाइसराय क्राउन का सीधा प्रतिनिधि हो गया। गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा और वाइसराय क्राउन का सीधा प्रतिनिधि हो गया। और कहा जाता है कि अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। और यह क्राउन का भारत में सीधा प्रतिनिधि हो गया। भारत में शासन की जिम्मेदारी हो गई, मिल गई लॉर्ड कैनिंग को। कहते हैं कि अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि इसके बाद अंग्रेजों ने एक सिद्धांत के रूप में विलय की नीति को त्याग दिया। विलय की नीति को त्याग दिया कि अब वो विलय नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी सुप्रीम पावर उनके पास बना रहेगा। इसीलिए राजाओं के राजा कह सकते हैं कि मतलब एक तरीके सुप्रीम पावर इनके पास बना रहेगा, लेकिन विलय की नीति को तात्कालिक रूप से इन्होंने त्याग दिया। इन्होंने सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नीति को त्याग दिया। इसके बाद कहा जाता है कि सेना का इन्होंने पुनर्गठन किया और कहा जाता है कि सेना में मतलब अंग्रेजी सैनिकों की संख्या को बढ़ाया गया, मुख्य जगह पे इनको रखा गया। इस तरीके से सेना का पुनर्गठन करने की कोशिश करते हैं। ये 1857 के विद्रोह का परिणाम रहा। मतलब एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर जो द्वैध शासन 1784 से चल रहा था, डायरेक्टरों और कह सकते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, उसको समाप्त कर दिया गया और सीधे भारत की जनता ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गई। ये 1857 के विद्रोह का परिणाम रहा। ठीक है, तो इसमें तीन चीज़ों में समझिएगा। एक पॉइंट और समझिएगा कि जब विद्रोह को लेकर योजना थी कि नहीं थी, तो कुछ लोग का ये मानना था कि विद्रोह के पहले अजीमुल्ला और रणोजी बापू, कहा जाता है कि एक प्लान बना था जिसमें नाना जी के सहयोगी जो नाना साहब थे, कानपुर में मराठा पेशवा के वो थे नाना साहब, और सतारा के राजा ने कहीं न कहीं कुछ ऐसा प्लानिंग करने की कोशिश की थी। और कहा जाता है कि कुछ ये भी लोग कहते हैं कमल का फूल और रोटी सिंबल के रूप में यूज किया गया। कमल के फूल को सेनाओं के बीच में दिया गया और रोटी एक गांव से दूसरे गांव पे चौकीदारों के द्वारा भिजवाया गया। ये विद्रोह के प्रति कुछ कहा जाता है कि कुछ योजना बनाई गई थी, लेकिन ये भी एक सत्य है कि योजना जरूर बनी थी, लेकिन फिर भी सबके अपने अपने पर्सनल कारण थे, अपने अपने कारणों से लोगों ने लड़ा। लेकिन ये जरूर है कि 1765 के बाद पहली विद्रोह पहले भी होते थे, लेकिन अलग अलग होते थे। पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ एक संगठित, भले ही संगठन बहुत बढ़िया ना रहा हो, लेकिन सभी लोगों ने मिल के लड़ा, सबके ने एक साथ विद्रोह की परंपरा चालू किया और पहली बार अंग्रेजों पे दबाव पड़ा। और इसी का परिणाम अगर देखें तो हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन ले लिया गया और पूरा का पूरा सिनेरियो बदल गया। ये था आपका 1857 का विद्रोह। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन नाम, लीडर का नाम पूछता है, कहाँ पे हुआ। याद रखिएगा, दक्षिण भारत इसमें शामिल नहीं था, जमींदारों ने भी पूर्ण रूप से भाग नहीं लिया, बंगाल इसमें शामिल नहीं था, तो उत्तर के ही थे। कई सिख रेजिमेंटों ने विद्रोह को दबाने में भाग लिया। तो इस प्रकार अगर हम देखें, कई कह सकते हैं कि कई रजवाड़ों ने भी विद्रोह को दबाने में भाग लिया। जैसे कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह में कि अगर सिंधिया ना होता तो झांसी की कहा जाता है कि उन्होंने भी कई राज परिवारों ने विद्रोह को दबाया, सहयोग किया। तो ऐसे में क्या था कि अगर पूरा भारत अभी भी संगठित होकर इसमें भाग नहीं लिया था और अलग अलग कह सकते हैं कि अलग अलग कारणों से लोगों ने लड़ा, फिर भी यह आज भी हमें मोटिवेट करता है। ये है आपका पूरा 1857 का विद्रोह।